हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स टुडे न्यूज चैनल। टेक्स टुडे न्यूज़पेपर की जो फेमस कॉलम है, सवाल आपके जवाब टेक्स टुडे एक्सपर्ट्स के, वो लेकर हम लोग हर मंथ के एंड में वीडियो के रूप में आते हैं। तो आज उसी सीरीज में मई महीने का एडिशन लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हमारे एक्सपर्ट्स सीए मोनिश शाह फ्रॉम अहमदाबाद, एडवोकेट ललित गणात्रा फ्रॉम जयपुर and CA Divyesh Soda from Porbandar. We welcome all the experts on behalf of Text Today and all the viewers. Straightly moving on to our first question. First question is for Monish भाई. Monish भाई, हमारा पहले जो क्वेश्चन है वो कहता है कि हमारे क्लाइंट है जो CNG और PNG के गैस किट्स और उनके पार्ट्स फिट करते हैं ऑटो इंडस्ट्री के लोगों को, यानी कि वो सप्लाई देते हैं ऑटो कार्स को। तो अगर ऐसी सिचुएशन में ये जो फिटिंग की उनकी एक्टिविटीज है, उन पर क्या रेट्स पे उनको टैक्स की लायबिलिटी आएगी? भव्य जी, ऐसा है कि सेक्शन 2/30, अगर सेक्शन 2 का सब क्लॉज 30 पढ़े तो उसके अंदर कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। उस हिसाब से देखा जाए तो जो कुछ भी प्रिंसिपल सप्लाई यानी कि महत्तम सप्लाई जिसको हम बोलते हैं, अगर जो चीज महत्तम सप्लाई की हो वो उसका जो भी रेट होगा वो रेट उस द होल प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे जैसे बात की गई है, तो सीएनजी और पीएनजी गैस्किट की जो फिटिंग है उसमें गैस्किट का जो सप्लाई है वो सप्लाई करने के लिए हम फिटिंग का काम कर रहे हैं। तो गैस्किट पे जो कुछ भी रेट लग रहा है, अगर उसमें 18% लग रहा है या 28% लग रहा है, उस हिसाब से आपको रेट लगाना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए ये जो बिजनेस है वो एक बहुत पेक्यूलर बिजनेस है और इसके अंदर जनरली क्या होता है कि दो फॉर्म बनाई जाती है, एक में से माल बेचा जाता है और दूसरे में से फिटिंग किया जाता है। तो जिसके अंदर माल बेचा जाता है उसमें आपको 28% का लगेगा और फिटिंग में वो 18% ही लगेगा, तो फिटिंग पे 18% लगेगा। अगर दोनों चीज अलग अलग तरीके से करी गई है, तो अगर एक ही बिल बनाया गया है तो इसको कंपोजिट सप्लाई कहेंगे और कंपोजिट सप्लाई के हिसाब से अगर 28% आपका गैस्किट का चार्ज है तो उसमें 28% लगेगा। ये मेरा मत। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एडवोकेट ललित गणात्र। ललित जी, हमारे क्वेरीज का क्वेश्चन है कि हमारे एक जो क्लाइंट है इज एन इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, वो अपनी सभी इलेक्ट्रिक चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पिकअप वैन के यूज करते हैं। ये जो पिकअप वैन है, क्या उसकी क्रेडिट वो ले सकते हैं? सर, ચોક્કસ की क्रेडिट मिल सकती है। जैसे कॉमर्शियल व्हीकल हमने गिने तो ट्रैक्टर, नेक्स्ट पिकअप वैन, ट्रक जैसे व्हीकलों की क्रेडिट हमें 100% मिल सकती है। ये सब 17(5) के अपवादों में पड़ता है। ओके, थैंक यू सर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सीए दिव्येश सोडा। दिव्येश जी, हमारे क्वेरीज पूछ रहे हैं कि वो सैंड सप्लाई करने का बिजनेस करते हैं। ये जो सैंड सप्लाई वो करते हैं उसमें बहुत सारी सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई उनकी यूआरडी लोगो से रहती है, जैसे कि कार्टिंग। तो क्या ऐसी कार्टिंग जैसी सप्लाई में जो इनवर्ट सप्लाई, उसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी हमारे क्लाइंट्स की आ सकती है? आरसीएम के लिए मेन चीज जो देखनी है वो जीटीए में फॉल होता है कि नहीं। जीटीए में फॉल होने के लिए इट शुड बी अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड इट शुड इश्यू कंसाइनमेंट नोट। जैसा आपने क्वेश्चन में बताया कि उसकी इनवर्ट सप्लाई जो है वो कार्टिंग के द्वारा करते हैं, तो इट्स नॉट अ जीटीए, तो उसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सीए मोनिश शाह जी। मोनिश जी, हमारे क्वेरीज पूछते हैं कि हमारे क्लाइंट एग्रो शेड मैन्युफैक्चरर है, उनको एक कमीशन इनकम मिली हुई थी जो उन्हें मार्च महीने तक, यानी वो इनकम थी 2018-19 की, जो उन्हें मार्च महीने तक पता नहीं था। सितंबर में जब ऑडिट कंडक्ट कर रहे थे इनकम टैक्स का, तब उन्हें ये कमीशन इनकम के बारे में पता चला। ये कमीशन इनकम उन्होंने सितंबर 2019 के रिटर्न में ले ली है। क्या उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट की लायबिलिटी देनी होगी? मोनिश जी, अगर ये सवाल जीएसटी का ना होकर वैट का होता तो हम सब जानते हैं कि गुजरात में एक बहुत फेमस जजमेंट है कॉस्मोस का, उसका पालन होता। हाल ही में फरवरी 2020 के अंदर श्रीनिधि करके आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जजमेंट में स्टे दिया हुआ है जो सेक्शन 50 रिलेटेड इंटरेस्ट के बारे में है।
उसमें ये कहा गया है कि आपका जो कुछ भी नेट पेमेंट हो, अगर उसके ऊपर आपको पेमेंट करना होता है कैश में, तो आपका यूटिलाइजेशन का सवाल उठेगा और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनेगी। मेरे मत से उनके पास मार्च 19 में जब क्रेडिट बचती थी और ये अगर सेट ऑफ भी कर देते हैं, उसके बाद भी अगर क्रेडिट बचती है, तो मेरे हिसाब से कोई ब्याज इसमें नहीं लगना चाहिए। पर ये एक लिटिगेटिव मुद्दा है। हाल में अभी भी उसका जो सेक्शन 50 का रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करना है, वो अभी फिलहाल सर्कुलर के द्वारा नोटिस किया गया है, उसका एक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो पर ये बिल्कुल मेरे मत से ये मैं मानता हूं कि इसमें कोई ब्याज भरने की जवाबदारी आ नहीं सकती। तो मेरे मत से यही रहेगा कि नहीं भरना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ललित जी। ललित जी, हमारे क्वेरीज का क्वेश्चन है कि वो सेक्शन 25 के तहत 25(3) के तहत वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते तो कौन सी डेट को वो नंबर इफेक्टिव बनता है? फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन या फ्रॉम द डेट व्हेन द नंबर इज अलॉटेड? ललित जी। सर, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन से अमल में आएगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये रूल में जीएसटी का इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन दिया गया नहीं है। तो मेरे मत से इसको हम फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ही कंसिडर कर सकते हैं। और ऑफिसर जो भी नंबर अलॉट करते हैं वो फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन ही करते हैं मोस्ट ऑफ। सर, इसमें जहां तक हमने देखा है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है ना, वो फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब जिन दिन को पास करते उससे होते। अगर इसमें कोई हमें एक्सपर्ट ऐड करना चाहे कुछ, क्योंकि सेक्शन हमने देखा है कि रूल 10 में इसका कोई ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है। इट्स अ वेरी लिटिगेटिव मैटर। एनी ऑफ द एक्सपर्ट्स? यस, एक्चुअली इसमें रूल्स में, एक्ट में कहीं ऐसा स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि जब वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन या फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन कब से गिना जाए। तो अगर हम लॉजिकली भी देखें तो एक्चुअली जब से उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया तब से होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में तो उसकी कोई लायबिलिटी हो नहीं रही है। तो जब उसको रजिस्ट्रेशन मिला उस डेट से उसकी लायबिलिटी शुरू होनी चाहिए। लेकिन अब फील्ड ऑफिसर जो ऑथोराइज ऑफिसर्स है वो अलग अलग प्रोसीजर फॉलो करते हैं। कई केसेस में फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ग्रांट कर देते हैं, कुछ ऑफिसर्स है तो फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन वो सर्टिफिकेट में देते हैं। सो देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट। तो जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपको जो डेट मिली है वो डेट आप कंसीडर करके चले। दैट्स द बेस्ट प्रैक्टिकल वे आउट। थैंक यू दिव्येश। मैं दिव्येश जी के आंसर में सिर्फ लास्ट लाइन में चेंज करना चाहूंगा कि वो जो डेट लिख के दे उसमें हम मान के चले, वो बात सही है। पर मेरा ये मानना है कि जिस दिन पे मेरी लायबिलिटी खड़ी हो गई भरने की, एक बार मैं जिस दिन से वॉलंटरी कर रहा हूँ, तो उस केस में जिस दिन मैं अप्लाई करता हूँ उस दिन से मेरी लायबिलिटी शुरू हो गई, ऐसा माना जाना चाहिए। रादर देन वो मुझे कौन सी डेट देता है। सर, ये क्वेश्चन अभी बहुत मुश्किल बनने वाला है, क्योंकि हम वी नीड टू डिस्कस इट मच, क्योंकि अभी ये स्पॉट विजिट के बाद जब देने की बात आएगी, देयर में बी अ टाइम ऑफ नियरली 1 मंथ टू इश्यू द सर्टिफिकेट ऑफ वॉलंटरी। तो सर, इसमें दिक्कत क्या होती है? लायबिलिटी के लिए नहीं पर क्रेडिट के लिए। अगर हमने परचेस कर दिए जैसे ही हमने अप्लाई किया और हमें नंबर देते वो बाद में, तब ये इश्यू बहुत बड़ा हो जाता है। अग्री। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो अगर हमको डेट बाद की देगा तो देन दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम। इसीलिए हमें तो हमेशा यही मान के चलना चाहिए कि जब से मैंने अप्लाई किया है तब से मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट होना चाहिए। ऑफिसर अपनी तरीके से कभी भी ग्रांट करे, वो उसकी मुंसूबी का सवाल है। हम तो हमारे और हिसाब से तो यही डेट आनी चाहिए। सर, जस्ट टू कंक्लूड कि कंजर्वेटिवली अगर लगे हमारे क्लाइंट को, तो उन्हें कंजर्वेटिवली जल्दी अप्लाई करना चाहिए। और क्रेडिट लेने की अगर बात है तो द बेटर थिंग इज दैट वो पहले ले नंबर और उसके बाद ही अपनी परचेस करे। थैंक यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज टू सीए दिव्येश सोडा। दिव्येश जी, हमारा क्वेश्चन है कि हमारे एक क्लाइंट है जो कि पेट्रोल पंप डीलर है। वो पेट्रोल पंप डीलर जब अपनी कंपनी को पेमेंट करने में लेट हो जाते हैं तो दे आर लायबल टू पे लेट फीस। ये लेट फीस जब लेते हैं कंपनी, तब उसमें जीएसटी लगाते हैं। तो क्या ये जीएसटी हमें ये जीएसटी की हमें क्रेडिट मिलेगी?
सेकंड क्वेश्चन इसी में है कि अगर जीएसटी की क्रेडिट मिले या ना मिले, वेदर इट वुड बी अ वैलिड आईटी एलिजिबल एक्सपेंस। दिवेश। यस, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर कंपनी लेट फीस पे जीएसटी लेती है, मेरे हिसाब से तो उसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। वॉट एवर अगर कंपनी ने लगा भी दिया है, तो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जो आपके जो क्लाइंट है वो नॉन जीएसटी गुड्स में डील करते हैं, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। सो उसके अगेंस्ट में जो भी पेनल्टी के ऊपर उनको जो जीएसटी लग के आए उसकी क्रेडिट ऑब्वियसली उनको नहीं मिलेगी। दे हैव टू राइट इट ऑफ। द नेक्स्ट थिंग इज कि इनकम टैक्स में ये डिडक्टेबल एक्सपेंस है कि नहीं। यस, डेफिनेटली इट्स अ पेनल्टी, बट इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल पेनल्टी, ये कोई लॉ के अगेंस्ट में पेनल्टी नहीं है। इसलिए इसका ये जो पेनल्टी वो पे कर रहे हैं उसका उसको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा, एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं वो, इंक्लूडिंग जीएसटी, वो एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू दिव्यश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मोनिश जी। मोनिश जी, हमारे एक्वेरियस का क्वेश्चन है कि उनके क्लाइंट वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है और उनको 2019-20 में 2 करोड़ 45 लाख के कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क मिले, सभी वर्क उन्होंने सबलेट कर दिए। अब जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, क्या होगा उसका टर्नओवर, क्या गिना जाएगा जीएसटी कानून के तहत उनका टर्नओवर? मोनिश जी। ये सवाल जो इन्होंने उठाया है, ये सीधा सीधा हमको सेक्शन 15 की तरफ खींच के लेके के जाता है, जो वैल्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यूएशन और टर्नओवर की बात करता है। उसमें अगर सेक्शन 15(1) लेके उस हिसाब से, मेरे हिसाब से इनका टर्नओवर 2.45 करोड़ माना जाएगा, और जो कुछ भी उन्होंने सबलेट किया है वो टर्नओवर उनका इनवर्ड टर्नओवर है ऐसा माना जाएगा। मतलब इनवर्ड सप्लाई विल बी वॉट एवर इज सबलेटेड, और 2.45 करोड़ इज व्हाट द होल मेन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है, दैट इज गोइंग टू बी हिज टर्नओवर। थैंक यू सर। सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एडवोकेट ललित गणात्रा जी। ललित जी, हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ भी एक क्लाइंट है, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है, वो पहले कंपोजिशन में थे। कंपोजिशन से जिस दिन वो बाहर निकले उससे पहले की एक परचेज थी उनके पास, पर गलती से जो क्रेडिट क्लेम करने के लिए आईटीसी 1 फॉर्म है वो भरना रह गया है। अब कोई ऑप्शन है क्या हमारे क्लाइंट के पास? ललित जी। सर, अगर 30 डेज निकल गए तो कोई भी ऑप्शन क्लाइंट के पास बचता नहीं है, सिवा के हाईकोर्ट में जाके वो वहां से कोई रिलीफ लेके आए। लेकिन अगर 30 डेज पास हो चुके हैं तो उसको कोई क्रेडिट, उसका जो स्टॉक इन हैंड था उसका कोई आईटीसी वो क्लेम नहीं कर सकेगा। तो कोई भी कभी भी कंपोजिशन से निकलने से पहले उसको एडवांस में प्रिपेयर करके रखना चाहिए। विदिन 30 डेज ही शुड फाइल, अदरवाइज वो मिस कर गया। अब हाई कोर्ट में जाके वहां से कोई रिलीफ मिले तो उसका बेनिफिट, अदरवाइज फॉरगेट इट, ही हैज टू पे, उसको पे करना पड़ेगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूंगा। ललित जी की बात एकदम करेक्ट है, क्योंकि हाईकोर्ट में आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आईटीसी 01 भरना या आईटीसी 02, 3, 4 या ट्रांस 1 की भी क्रेडिट, वो सब कुछ एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। और कई सारे जजमेंट्स है जो कहते हैं कि if I have the credit, if my life, I am entitled to a credit, then because of the procedural aspect, my entitlement cannot be vanished. तो ललित जी की बात बिल्कुल सही है कि उन्हें हाईकोर्ट में जाके रिट पिटीशन फाइल करना चाहिए, एंड आई एम श्योर कि उनको ये क्रेडिट मिल जाएगी। थैंक यू सर। सर, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज टू द सी दिव्येश सर। दिव्येश जी, हमारा क्वेरीज का क्वेश्चन है कि उनका एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। वो कॉम्प्लेक्स एक अपार्टमेंट है जिसमें उनके पास 24 फ्लैट्स है। कोई भी फ्लैट ऐसा नहीं है जिसका मेंटेनेंस 7,300 से ज्यादा हो। उनकी एनुअल जो मेंटेनेंस रिसिट है वो करीबन 18,85,000 करीब की है। तो क्या वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या कोई पेमेंट के लिए लायबल बनते हैं? दिव्येश। यस, फर्स्ट थिंग जो आपने बताई रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो भी है, तो उसमें जो उसका एनुअल मेंटेनेंस, उनका जो मंथली मेंटेनेंस है, अगर वो 7,500 तक का उसमें एग्जेम्पशन है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, तो 7,500 से कम ही है सारे फ्लैट्स का। सो एज सच उसमें कोई भी लायबल नहीं होता। फर्दर उसका टर्नओवर भी जैसे आपने बताया कि एनुअल जो उसकी रिसीप हो वो 18,85,000, सो बिलो 20 लाख, अगेन उस केस में भी उसका लायबल नहीं होता। सो
इन एनी केस अगर वो 1885 उसका टर्नओवर है, अगर किसी प्लेट का 7,500 के ऊपर भी होता, फिर भी नहीं होता क्योंकि टर्नओवर बिलो 20 lakhs है. Thank you, sir. So this is it for the May 2020. So May का ये एडिशन आपको we are hopeful जरूर अच्छा लगा होगा. Thank you for watching Text Today News channel. अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो do share it and subscribe to our channel Text Today News channel. Again, on behalf of all the viewers, I thank all the tax experts to join Text Today News channel. Thank you, sir. Thank you.